तो चलो टैक्स रेट, अच्छा जो सम्स दिए थे वो कर लिया होगा तुम लोग, ठीक है। तो आज एक बहुत मज़ेदार चीज़ पर आने वाला है, ठीक है। देखो एक चीज़ बताना चाहते हैं, चीज़ को समझो। हाँ, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि अगर आपका एज 60 ईयर्स हो चुका है तो आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख होना चाहिए सीनियर सिटीजन के केस में। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल आपका उम्र हो चुका है, तो 5 लाख। भैया एक सवाल है हमसे। क्या सवाल है? देखो, मान लो मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है। उस क्लाइंट का बर्थडे 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जैसे मान ले 2022 चल रहा, ओके। तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी 2022-23, ठीक है। मतलब 22-23 में हम लोग जो टैक्स भरेंगे वो 20-21 का कमाई पे, मतलब जो प्रीवियस ईयर 20-21 है, असेसमेंट ईयर 22-23। चीज को समझ। अब क्या हुआ, बात को समझ। अगर किसी इंडिविजुअल का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल होता है, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल को है, तो 31 मार्च तक तो वो 59 ईयर्स ही है ना, कंसिडर किया जाएगा। अरे यार 1 अप्रैल को ना तेरा 60th बर्थडे माना जाएगा, उससे एक दिन पहले तो तू 59 ईयर्स का ही है ना। तो मान ले अगर 1/4/22 को अगर मेरा उम्र 60 साल होता है, तो क्या मेरे को 22-23 में 60 साल कंसिडर करके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देगा? 22-23 में, 21-22 में नहीं देगा। हम तो 21-22 का जो लास्ट डेट होता है वो 31-3 होता है। 21-22 का जो लास्ट डेट होता है वो 31-3 होता है। तो क्या मेरे को 21-22 को 59 ईयर से कंसिडर किया जाएगा? और 22-23 मतलब 22 का अप्रैल में मेरा 60 साल हो रहा, तो क्या मैं 22-23 में 60 साल हो रहा हूं? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि 1/4 को आपका 60 साल हो रहा है ना। तो सीबीडीटी यहां पे बोलता नहीं। देखिए एक दिन के लिए अगर किसी का इस तरह का सिनेरियो आ रहा है ना, तो 22-23 में तो वो 60 ईयर्स है ही, नो डाउट। 21-22 में भी हम लोग मान लेंगे कि उसका एज कितना हो गया था, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर 1 अप्रैल। इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज ऑन 2 अप्रैल तो आप 60 साल 22-23 को कंसिडर करोगे, ना ही कि 21-22 को। समझ में आया बात क्या बोले? दिस इज नॉट ओनली फॉर सीनियर सिटीजन बट ऑल्सो फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी यही चीज है बॉस। क्या बोल रहे हैं? हाँ आओ पढ़ के देखते हैं। देखो जहां खत्म किए थे सम्स, उसके बाद क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग, ये सब सीबीडीटी बोला है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, 31st March itself case senior, very senior citizen, birthday falls on 1 April. CBDT has write the circular clarified that a person born on 1 April would be considered to have attained a particular age at 31st March. 1 अप्रैल का जिसका बर्थडे है, हम मान लेंगे कि 31 मार्च को ही बर्थडे हुआ। इससे क्या होगा, 1 अप्रैल में तो उस साल उसको 60 ईयर्स माना जाएगा ना, उससे पहले वाला साल में भी हम लोग मान लेंगे कि वो कितना एज हो गया है, 60 ईयर्स। तुम भूल वही बात करो, वॉल्यूम 1 बात करो, वॉल्यूम 1 है। अच्छा क्या बोले, समझ में आया? ठीक है। CBDT has write this circular clarify that a person born on 1 April would consider, अच्छा, therefore a resident individual whose birthday fall on 60th birthday falls on 1 April 19 would be treated as having attained the age of 60 years on previous year 18-19. अरे यार मेरा बर्थडे 1 अप्रैल 19 को है, 60 ईयर्स हो रहा हूं, तो क्या मैं 19-20 में 60 साल माना जाऊंगा? नहीं, 18-19 में ही 60 साल मान लोगे। And would be eligible for higher basic exemption limit 3 lakh in computing tax liability for the assessment year 1920. Likewise, a resident individual whose birthday for 80th birthday falls on 1st April 19 would be treated as having attained the age of 80 years in the previous year 18-19 and would be eligible for higher basic exemption limit 5 lakh in computing his tax liability for the assessment year 2019 and 20. क्लियर है कंसेप्ट? पूछते वाले क्लियरली, ठीक है। तो संभाल लेना ये सब चीज को फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। अबाउट रेट्स ऑफ टैक्स क्या बोला है, देखो
बचपन से सुनते आ रहे हो। पार्टनरशिप धंधा करोगे, पार्टनरशिप फर्म खोलोगे, 30% टैक्स लगेगा, फ्लैट रेट। आज देख लो, दिस इज नॉट ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म। इनकम टैक्स बोलता है पार्टनरशिप के लिए जो लॉ है, एलएलपी के लिए भी वही लॉ है। कंपनी लॉ ऐसा नहीं बोलता है। कंपनी लॉ बोलता है एलएलपी का लॉ अलग है, पार्टनरशिप का लॉ अलग है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और एलएलपी आई थिंक 2008 है। 8 ना, 8 है शायद, ठीक है। तो दोनों का लॉ अलग है, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है नहीं नहीं नहीं, पार्टनरशिप के जो लॉ एलएलपी के लिए भी वही लॉ। एलएलपी लोकल अथॉरिटी 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बोला, बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए स्लैब रेट है अप टू 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000, नेक्स्ट 10,000 अगर होगा तो 20%, और 20,000 के ऊपर जाने से 30%। इन लोगों को सरचार्ज पे करना पड़ेगा 12%। अगर इनका इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाता है, इनका मतलब पार्टनरशिप के लिए, एलएलपी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए और लोकल अथॉरिटी के लिए सरचार्ज पे करना पड़ेगा 12%, 1 करोड़ के ऊपर अगर जाता है तो, ठीक है। ओ भैया, आप लोगों को सिखाया गया है कि नया टैक्स बोल के कुछ आया है, आप नया टैक्स में, अरे यार नया टैक्स स्लैब नहीं, नया टैक्स आया था ना, ऑप्ट करना जाता 1115 बीएसी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी आया है 1115 बीएडी में। क्या बोला है, बोला है ये कि अगर तेरे को पुराना से सिस्टम में नहीं जाना है तो तू नया सिस्टम ऑप्ट कर ले। नया सिस्टम में तेरे को 25.168% टैक्स देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, याद नहीं होता, हमसे याद नहीं होता है। इस रेट का लॉजिक है 22% देना पड़ेगा, और इसका फ्लैट सरचार्ज रेट है 10%, जो कि ऊपर नहीं था। 1 करोड़ के ऊपर जाने से 12%, या फ्लैट सरचार्ज दिया है 10%, और हेल्थ और एजुकेशन से 4%। समझ में आ गया बात क्या बोले, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 1115 बीएडी जो है वो 25.168% हो गएगा। ओके, समझ गए। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी अगर है, प्रीवियस ईयर टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट प्रीवियस ईयर 19-20 में, अरे 19-20 के ऊपर आ रहा है हमारा प्रीवियस 21-22, 19-20 ही है। अगर ये एक्सीड नहीं करता है 400 करोड़ के ऊपर, लिखा ना, तो 25% ऑफ द टोटल इनकम, और 7% ऑफ द टोटल इनकम होगा अगर इसका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर है। 25% ऑफ द टोटल इनकम होगा अगर 400 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, ठीक है, और 7% ऑफ द टोटल इनकम होगा अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। ये है डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ एक्सीड नहीं करता है। अदर डोमेस्टिक कंपनी में 30% लिया जाएगा, 30%, और 12% लिया जाएगा तुम्हारा टोटल इनकम अगर 10 करोड़ के ऊपर एक्सीड करता है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर बोला है, 1 मिनट रुक जाना, स्पेशल 1 सेकेंड। अच्छा, स्पेशल ऑप्शन टू पे 1115 BAA, ये सब नया टैक्स ऑप्ट सिस्टम है। 1115 BAB डोमेस्टिक कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और रजिस्टर आफ्टर 1/4/19 एंड कमेंस एंड मैन्युफैक्चर आर्टिकल बिफोर 31/3/23, ऑप्शन 15% ऑफ द लिया जाता है, इसके लिए 15% है। और डोमेस्टिक कंपनी जो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं BAA में 22%, ठीक है। फॉरेन कंपनी के केस में अगर वो स्पेसिफाइड रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस वाला धंधा करता है तो 50%, और अदर के केस में, बैलेंस के केस में कोई और कुछ रहा तो 40%। 2% उसका टोटल इनकम में होगा। ये सब सरचार्ज का रेट है, ठीक है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और 5% 10 करोड़ के ऊपर अगर हुआ, ठीक है। हेल्थ और एडुकेशन सेस जो है सबके लिए मैंडेटरी है 4%, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। 4% हेल्थ और एडुकेशन सेस सबके लिए मैंडेटरी है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, रहने दो इतना।